रात का समय था। बंगाल के जंगलों में ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध तैर रही थी, किसी पुराने जले हुए लकड़ी की। चांद बादलों के पीछे छिपा था और घने पेड़ों की टहनियां अंधेरे में किसी असली हाथ की तरह हिल रही थी। यही वो रात थी जब निशी की पुकार सुनाई देती है और कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता। स्थान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन के किनारे बसा छोटा सा गांव रत्नपुर। गांव का चबूतरा, लालटेन की हल्की रोशनी और कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के 2:30 बजे वो आवाज आई। ओरे, जैसे कोई अपना नाम लेकर बुला रहा हो। अरे तू पागल हो गया क्या? रात में जंगल में कौन जाएगा? ये सब तेरे दिमाग का खेल है। क्या दिमाग का खेल? जब मेरा बेटा सुमन उसी पुकार के पीछे गया था तो सुबह उसका शरीर तालाब में मिला, गला नीला, आंखें खुली की खुली। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हवा में ठंड और बढ़ गई। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई और पास बैठे एक बच्चे ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। इसी गांव में कलकत्ता से एक नौजवान आया था। नाम आदित्य सेन, पेशा फ्रीलांस फोटोग्राफर और लोक कथाओं का शोधकर्ता। आदित्य का इरादा था गांव की लोक कथा निशी डाकिनी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो गांव के प्रधान के घर पहुंचा। जी नमस्ते, मैं आदित्य। सुना है यहाँ एक पुरानी कथा है, निशी डाकिनी। देखो, तुम्हें रात में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। मैं डरने नहीं आया, मैं दरअसल सच जानने आया हूँ। प्रधान ने भारी सांस ली और चुप हो गया। आदित्य को लगा इस गांव में कुछ ऐसा है जो कोई बोलना नहीं चाहता। रात को आदित्य अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ बाहर निकल गया। लालटेन की रोशनी में पेड़ की परछाइयां लंबी हो गई थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। आप पागल है क्या? अभी गांव से बाहर मत जाइए। क्यों, तुम डरी हुई लग रही हो? क्योंकि निशी आपकी तरह शहर के लोगों को सबसे पहले चुनती है। वो क्या है? कोई भूत या फिर कोई भटकती आत्मा? वो आवाज है जो किसी अपने के स्वर में पुकारती है। आप अगर जवाब दे दे तो बस सब खत्म। आदित्य हंस पड़ा, लेकिन रोमा की आंखों में सच्चा डर था। दूसरे दिन आदित्य एक स्थानीय गाइड बिरसा के साथ जंगल में गया। हवा में नमी और पत्तों की सरसराहट थी। दोस्तों, यह है रत्नपुर का जंगल। यहाँ की रातें लोग कहते हैं किसी को भी निगल सकती है। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, आदित्य। जैसे ही आदित्य को वो आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसके कान खड़े हो गए। तुमने सुना? अरे चुप रहो, आवाज मत दो, ये उसका जाल है। लेकिन वो आवाज पास आती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ पेड़ों के बीच से एक काली आकृति दिखी। लंबा घूंघट, बिना पैर के तैरती हुई और आंखें लाल जैसे जलते कोयले। आदित्य ने कैमरा जूम किया, लेकिन लेंस धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उस पर बर्फ जमा दी हो। गांव लौटने के बाद आदित्य बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। उस रात कमरे में बैठे बैठे उसने रिकॉर्डिंग चलाई, पर उसमें एक अजीब गूंज थी। रिकॉर्डिंग में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आदित्य आओ। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही आवाज है। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मत खोलना, ये वही है। बाहर से एक महिला की आवाज आई, आदित्य, मैं माँ हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा।
उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और देखा उसकी मां जैसी दिखने वाली महिला के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। आदित्य उसे देखता है और चौंक जाता है। अगली सुबह खबर फैली, गांव का गाइड बिरसा रात में गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने किसी पुकार का जवाब दे दिया था। अरे ये शुरुआत है, अब और लोग जाएंगे। इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा, मुझे सच जानना है। सच ये है कि निशी डाकिनी एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। रोमा आदित्य को जंगल के अंदर एक टूटा फूटा मंदिर दिखाती है। यहीं पर 100 साल पहले एक औरत को जिंदा चढ़ाया गया था। उस पर काला जादू करने का आरोप था। वो अब निशी डाकिनी बन गई है। उसकी आत्मा सिर्फ रात के 2:30 बजे जगती है और किसी अपने के रूप में पुकारती है। आदित्य ने मंदिर के खंडहर में कैमरा लगाया, पर जैसे ही सूरज ढला माहौल बदल गया। ठंडी हवा, अंधेरा और फिर वही पुकार। आदित्य ने कैमरे की नाइट विजन ऑन की। पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी, लंबा काला घूंघट, बिखरे बाल और दोनों हाथों में खून से भीगे सफेद फूल। कौन हो तुम? उसने सिर उठाया, आंखें लाल और भीतर से चीखती हवा निकली। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने महसूस किया कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। बेटा मुड़कर देखो। घने अंधेरे में आदित्य की सांसें तेज हो रही थी। वो बिना मुड़े समझ गया कि कोई उसके पीछे है और वो इंसान नहीं। मुड़ो आदित्य, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी माँ नहीं हो। अचानक उसने महसूस किया किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छू लिया। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। रोमा कहीं पास ही से चिल्लाई, भागो, उसकी आंखों में मत देखना। आदित्य ने झटके से कैमरा उठाया और पीछे की ओर झुका। वहां सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, लेकिन उसकी लाल आंखें इतनी नजदीक थीं कि आदित्य की धड़कन बढ़ने लगी। दोनों जैसे तैसे गांव की ओर भागे। रास्ते में सूखी पत्तियों पर चलते ही आवाजें गूंजने लगी, मानो जंगल खुद उनका पीछा कर रहा हो। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि तुमने उसकी पुकार रिकॉर्ड की। अब वो तुम्हें अपना निशाना मान चुकी है। क्या रिकॉर्ड? लेकिन वो तो सिर्फ एक आवाज है। नहीं, वो आवाज जिंदा है। गांव पहुंचते ही प्रधान वासुदेव ने दरवाजा बंद कर दिया। देखो अब देर हो चुकी है। निशी डाकिनी जिसे अपना निशाना बना ले, उसका पीछा वो नहीं छोड़ती। अब ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। प्रधान ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक से तांबे का ताबीज निकाला। तुम इसे पहन लो, ये तुम्हें सीधा मरने से बचा सकता है, लेकिन श्राप को नहीं तोड़ सकता। तो फिर श्राप तोड़ने का क्या तरीका है? उसकी अधूरी चिता जहां उसे जलाया गया था, उस राख को गंगा में बहाना पड़ेगा। लेकिन वो जगह जंगल के बीच है और रात में जाना मतलब मौत तो वैसे भी मेरे पीछे खड़ी है। मैं जाऊंगा। आधी रात लालटेन, कुदाल और कैमरे के साथ आदित्य और रोमा जंगल में निकले। हवा ठंडी और हर कदम पर सन्नाटा भारी। कभी कभी दूर से चील की चीख सुनाई देती और पेड़ों की टहनियां अजीब आकार बनाती, जैसे हड्डियों के पंजे। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक अधूरी चिता थी, आधी जली लकड़ियां और राख में दबा एक लोहे का कड़ा। यही है उसकी आत्मा का अड्डा। तो हमें बस ये राख लेनी है। जैसे ही उसने राख उठाई, जमीन के नीचे से ठंडी हवा निकली
और उसके साथ चीखें। तुम मेरी नींद तोड़ने आए हो। पेड़ों के बीच से वो निकली, लंबा घूंघट, बिखरे बाल और मुंह इतना बड़ा कि उसमें एक इंसान का सिर समा जाए। उसके पैरों की जगह हवा में लहराती काली धुंध थी। राख छोड़ दो, वरना तुम्हारे शरीर को मैं अपनी आत्मा का घर बना लूंगी। तुमने जितनी जिंदगियां ली है, अब ये खेल यही खत्म होगा। वो राख का थैला लेकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, रूमा गायब थी। रूमा, तुम कहाँ हो? अचानक पीछे से रूमा की आवाज आई। आदित्य, मेरी मदद करो। आदित्य आवाज की ओर भागा। वहां रूमा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। तुम रूमा नहीं हो? तुम्हारे दिल में डर है और मैं डर पर जीती हूँ। उसने अपने हाथ फैलाए और पेड़ों की जड़ों ने आदित्य के पैरों को जकड़ लिया। राख का थैला उसके हाथ से गिरने लगा, लेकिन उसी पल असली रूमा पीछे से आई और जलता हुआ लालटेन निशी पर फेंक दिया। एक चीख गूंजी और लाल धुआं फैल गया। आदित्य ने मौका पाकर राख का थैला उठाया और नदी की ओर भागा, लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए पुराने लकड़ी के पुल से गुजरना था और पुल के नीचे अंधेरा इतना गहरा था जैसे कोई अंत ही न हो। जैसे ही वो पुल के पीछे पहुंचा, निशी डाकिनी हवा में तैरती हुई सामने आ गई। अगर राख गिराई तो मैं रूमा की जान ले लूंगी। आदित्य ने पीछे देखा। रूमा पर जड़ें लिपट रही थी। आदित्य, तुम मेरे बारे में बस सोचो, खत्म करो इसे। इसको खत्म करने का हमारे पास यही मौका है। आदित्य के सामने चुनाव था, राख बचाना या रूमा को बचाना। उसने गहरी सांस ली और राख को नदी में फेंक दिया। जैसे ही राख पानी में गिरी, नदी का रंग काला हो गया और एक विशाल भंवर बना। निशी डाकिनी ने चीखते हुए अपने हाथ फैलाए और फिर हवा में धूल बनकर गायब हो गई। रूमा जमीन पर गिर गई। वो बेहोश लग रही थी, लेकिन जिंदा थी। दोनों थके हुए चुपचाप नदी किनारे बैठे रहे। तुमने मुझे बचाने के बजाय राख गिरा दी, क्यों? क्योंकि अगर श्राप खत्म नहीं होता तो हम दोनों अगर बच भी जाते तो ये गांव खत्म हो जाता। रूमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक आदित्य के कान में वही फुसफुसाहट गूंजी। आदित्य। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और पाया कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।